नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महेश पुलेहरी करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपके आम जीवन में काम आने वाले प्रश्न हैं और आने वाली आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे अंक दिलाने में सहयोग देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए पहला प्रश्न आपके सामने है। एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदान कौन से हैं? दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के जो मैदान है वो कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बन्नी घास के मैदान, दूसरा है स्टेपीज घास के मैदान, तीसरा है पंपास घास के मैदान और चौथा है वेल्स घास के मैदान। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बन्नी घास के मैदान। बन्नी घास के मैदान जो दोस्तों, ये नाम आप लोगों ने पहली बार ही सुना होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। बन्नी घास के मैदान जो है वो राजस्थान नहीं, भारत के गुजरात राज्य में है और गुजरात में जो कच्छ का रण है दोस्तों, इस कच्छ के रण में क्या है अवस्थित है। दोस्तों, बन्नी घास के जो मैदान है वो क्यों चर्चा का विषय है उसके पीछे कारण है, कल आर्द्र भूमि या नम भूमि दिवस मनाया गया था और गुजरात में जो कच्छ का रण है वो दो तरह की जैव विविधता रखता है। एक तो जो है ये आर्द्र भूमि है और दूसरा जो है ये घास के मैदान है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, बन्नी घास के जो मैदान है वो दो प्रकार के क्लाइमेट को रखता है। एक तो ये जो है वो आर्द्र भूमि या नम भूमि है और आप सबको पता है कि रामसर साइट जो है ये 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है जो कैस्पियन सागर के ऊपर अवस्थित है, वहाँ पे जो कन्वर्सन हुई थी यानी जो सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को 1971 को, उसी के आधार पर जो है विश्व के नम भूमि या हमेशा पानी से भरे रहने वाले जो स्थान है उसे चिन्हित किया गया था। तो कच्छ का रण जो है एक तो आर्द्र भूमि है, दूसरा जो है यहाँ पे जो है वो घास के मैदान है। दोस्तों, लगातार जो है वो क्लाइमेट परिवर्तन के कारण लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस घास का क्या किया गया है, दोहन किया गया है। इसलिए बन्नी जो घास का मैदान है ये जो है ये लगातार चर्चा का विषय बना। यहाँ पर मालधारी कृषक समुदाय जो है वो क्या किया जाता है, पाया जाता है। मालधारी जो है वो कृषक समुदाय जो है वो अपने जो आजीविका के लिए इसी घास भूमि पर अपना जो है वो जीवन यापन कर रहा है। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं राजस्थान में कृषक समुदाय या हम कहते हैं कि ऐसे समुदाय जो पशुचारण करता है वो है गुजर या हम कहते हैं बकरवाल। तो बकरवाल और गुजर जो है वो राजस्थान में अपना आजीविका जो है वो पशुचारण से करते हैं। उसी प्रकार से कच्छ की भूमि में जो पशुपालन से जीवन निर्वाह करने वाली जो जाति है वो है मालधारी कृषक जाति। तो इसलिए अपने को याद रखना है कि बन्नी घास के मैदान जो एशिया के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हैं, ये आजकल जो है वो चर्चा का विषय। दूसरा दोस्तों, स्टेपीज जो घास के मैदान है ये कहाँ पे? तो स्टेपीज घास के मैदान जो है दोस्तों वो एशिया प्लस यूरोप में अवस्थित है और दोस्तों ये जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। दूसरा पंपास घास के मैदान, दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना जो है अर्जेंटीना में अवस्थित है और गेहूं की कृषि के लिए ये प्रसिद्ध है। वेल्स घास के मैदान, दोस्तों वेल्स घास के जो मैदान है ये जो है ये कहाँ पे? ये दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है और ये मक्का की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और आप सबको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप का मक्का जो त्रिभुज है वो किसे कहा जाता है? वेल्स घास के मैदान को कहा जाता है। तो हमारे सामने एक ही प्रश्न में हमने 4 प्रकार के जो उत्तर है वो समझे कि कौन से घास के मैदान कहाँ पे हैं और हाल फिलहाल में भारत में सबसे चर्चित जो विषय है वो कौन सा क्षेत्र है? तो हमने कहा बन्नी घास के मैदान। दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न आपके सामने, असम सरकार ने राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसे घोषित किया गया? अभी असम सरकार ने राज्य का 7वां जो है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है देहिंग पटकोई, दूसरा है रायमोनो, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, अगर हम
इस प्रश्न पर चर्चा करें तो असम सरकार ने जो 7वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो घोषित किया है वो देहिंग पटकोई को किया है। किसे किया है? देहिंग पटकोई को असम सरकार ने राज्य का 7वां जो है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की क्या की घोषणा की। और इसे 2004 में दोस्तों, इसे 2004 में अभ्यारण्य बनाया गया था। दोस्तों 2004 में देहिंग पटकोई को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और 2021 में इसे जो है वो राज्य का 7वां जो है वो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या किया गया? घोषित किया गया। दोस्तों 5 जून को, इससे पहले 5 जून को, और आप सबको पता है 5 जून जो है, 5 जून को राष्ट्रीय कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को राज्य का 6ठा जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य वो किसे बनाया गया था? 6ठा बनाया गया था 5 जून को रायमोनो को बनाया गया था। 7वां जो है वो देहिंग पटकोई को बनाया गया 2021 में। तो ये 2 अभ्यारण्य जो है वो आपको क्या करने हैं? याद रखने। दोस्तों मैं कहता हूं काजीरंगा, और काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में है दोस्तों। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है। और ये जो अभ्यारण्य है ये गेंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए। और दोस्तों एक याद रखना, ये और याद रख लेना, मानस जो है काजीरंगा और मानस जो है ये दोनों अभ्यारण्य जो है वो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में क्या है? शामिल है। यानी काजीरंगा और मानस दोनों अभ्यारण्य असम में है, और ये जो अभ्यारण्य है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या है? शामिल है। जबकि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमें याद रखना 7वां अभ्यारण्य कौन से में है? असम में देहिंग पटकोई है, जिसे 2004 में अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र क्या किया गया था? घोषित किया गया। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगलेगा द्वीप जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस महासागर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आए दिन जो है ये जो भौगोलिक प्रदेश है जहां पर ये द्वीप है वो किसी न किसी चर्चा के कारण प्रसिद्ध रहा है। तो हम कहते हैं अगलेगा जो द्वीप है वो कहां पे? हिंद महासागर। दूसरा ऑप्शन है अंध महासागर, तीसरा आर्टिक महासागर, और चौथा जो है वो प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो हिंद महासागर होगा। कौन सा महासागर होगा? हिंद महासागर। ये जो अगलेगा जो द्वीप है दोस्तों ये किस देश में है? हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस। और आप सबको पता है मॉरिशस में दोस्तों सर्वाधिक जो है वो भारतीय जो लोग हैं वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। यानी मॉरिशस जो द्वीप है, भारत से बाहर सर्वाधिक जो भारतीयों के प्रतिशत की बात करते हैं तो हम कहते हैं किस द्वीप में रहते हैं? कौन से देश में रहते हैं? मॉरिशस में रहते हैं। और भारत का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो किस देश के साथ है? मॉरिशस के साथ है दोस्तों। और इसलिए मॉरिशस में भारत सरकार ने क्या किया है? इस द्वीप पर एक 7 किलोमीटर लंबी जो है वो हवाई पट्टी का निर्माण किया, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसे अंगोला द्वीप के पास एक यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है जिसे कहा जाता है डिगो ग्रासिया। डिगो ग्रासिया जो है वो भी हिंद महासागर में, इसी अगलेगा द्वीप के पास। और यहां पर यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? सैन्य हवाई अड्डा है। दूसरा दोस्तों यहां पे ही एक देश है जिबूती, अफ्रीका महाद्वीप का
जिबूती, और जिबूती जो है यहाँ पे चीन का सैन्य हवाई अड्डा है। दोस्तों यहीं पर रीयूनियन द्वीप है, और रीयूनियन द्वीप जो है यहाँ पे फ्रांस का जो है वो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो है सैन्य हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है कि डिगोग्रासिया जो द्वीप है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी हम कहते हैं यूएसए, सोवियत जो है, हम कहते हैं सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सैन्य हवाई अड्डा है। और ये जो है ये भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, अवस्थित है। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से डिगोग्रासिया से लगातार जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कहाँ पे, किस महासागर में, तो हम कहते हैं हिंद महासागर। अब देखो एक तो यूएसए का है सैन्य हवाई अड्डा, एक चीन का है और यहीं पर फ्रांस का है। तो संतुलन बनाने के लिए भारत सरकार ने मॉरिशस देश का एक द्वीप है अगलेगा द्वीप, इस पर क्या किया, हवाई पट्टी का निर्माण किया। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर का जो भौगोलिक प्रदेश है आने वाले समय में अपनी जो ख्याति है वो विश्व भर में क्या करेगा, बनाएगा। इसलिए जो है वो भारत ने अपनी रणनीति के तहत इसे क्या किया गया, एक सैन्य रूप में क्या किया, विकसित किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है, पेटागन आर्द्र भूमि जो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र भूमि है वो किस महाद्वीप में है। पहला ऑप्शन आपके सामने है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तीसरा ऑप्शन जो है वो है ब्राजील, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा जो है वो कौन सा है, यूरोप है। कौन सा है, यूरोप। तो दोस्तों ये जो है ये किस महाद्वीप में, हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। यानी पेटागन जो आर्द्र भूमि है जो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि मानी जाती है वो कौन से महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और आप सबने नाम सुना होगा ब्राजील। ब्राजील के दक्षिण पूर्व में ये जो पेटानल जो आर्द्र भूमि है ये क्या है, अवस्थित है। और हम कहते हैं ये मुख्य रूप से जो है दोस्तों आग की वजह से चर्चा का विषय रही है। अगर हम देश की बात करें तो पेटागन जो है वो बोलिविया, वह पराग्वे देश में अवस्थित है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं पेटागन आर्द्र भूमि जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील देश के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। और अगर देश की बात करें कौन से देशों में अवस्थित है, बोलिविया और पराग्वे में अवस्थित है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि ये भौगोलिक क्षेत्र जो है वो लगातार आग के कारण जो है वो क्या है, चर्चा, यानी इस भौगोलिक प्रदेश में अत्यधिक सूखे के कारण जो है वो क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है। और इसलिए ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों आप सबको पता है कि आर्द्र भूमि जो है, इस आर्द्र भूमि में विश्व की 40% जो है वो जैव विविधता या जलीय जीव जो है वो क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। दोस्तों दूसरी बात है इन्हीं आर्द्र भूमियों को भूदृश्य के गुर्दे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूदृश्य के जो गुर्दे हैं उनकी संज्ञा किन्हें दी जाती है, आर्द्र भूमियों को दी जाती है। और 2 फरवरी जो है, 2 फरवरी जैसे कल ही 2 फरवरी थी और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो पेटागनल आर्द्र भूमि जो है वो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। क्यों चर्चा में है, क्योंकि आर्द्र भूमि 40% जैव विविधता रखती है और ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये लगातार जो है वो आग के कारण क्या रही है, चर्चा का विषय रही है और पूरे विश्व को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है वो जयपुर है, दूसरा ऑप्शन जो है वो चंडीगढ़ है, तीसरा देहरादून है और चौथा जो है वो पणजी है। कौन सा है, पणजी। तो हम बात करते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उत्तर वो चंडीगढ़ होगा। कौन सा होगा, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट चौक जो है, चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट जो चौक है, इस ट्रांसपोर्ट चौक में जो है ये एयर प्यूरिफाई जो है वो टावर की क्या की गई, स्थापना की गई। और लगभग जो है दोस्तों ये
25 मीटर जो है वो क्या है ऊंचा है। इस टावर की विशेषता क्या है दोस्तों, ये अपने आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश है, यानी कहने का अर्थ है चंडीगढ़ में सबसे प्रदूषित जो स्थान है वो ट्रांसपोर्ट चौक है। और इस ट्रांसपोर्ट चौक पर जैसे ये स्थापित किया जाएगा तो अपने आसपास की जो भौगोलिक क्षेत्र है उस 1 किलोमीटर क्षेत्र के जितनी भी प्रदूषित गैस है उसे क्या करेगी, ग्रहण करेगी और उसको जो है वो साफ गैस, यानी कहने का अर्थ ये है उसे जो है वो प्योरीफाई करके वातावरण में वापस छोड़ेगी, यानी वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने में इस टावर का क्या रहेगा, योगदान रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों इस पर एक डिस्प्ले लगाई जाएगी और ये जो डिस्प्ले है ये यहाँ के वातावरण के बारे में बताएगी कि इस टावर ने कितना जो है वो प्रदूषण जो है वो कम किया है और कितना भौगोलिक जो क्षेत्र है वो प्रदूषित है। ये सारी की सारी जो बात है ये इस टावर के द्वारा क्या की जाएगी, लोगों को बताई जाएगी। और 2021 की जो थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लेनेट जो है वो 2021 की थीम है दोस्तों। और 2021 की जो ये थीम है यानी इसका अर्थ ये है कि हमें जो है वो स्वच्छ रहने के लिए पर्यावरण को क्या करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। अगर पर्यावरण को स्वच्छ करेंगे तभी जो है वो पृथ्वी क्या होगी, स्वच्छ होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, वो ये भारत के कितने अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया। यानी दोस्तों अभी कल ही भारत में एक नई जो है वो उपलब्धि जुड़ी है और भारत के 2 जो है वो अभ्यारण्य जो है वो आर्द्रभूमि रामसर साइट में क्या किए गए, चिन्हित किए। पहले जो थे दोस्तों वो 47 थे और अब 47 में 2 और जुड़ गए, टोटल जो है वो कितने हो गए, 49। यानी वर्तमान में आज कल से ही भारत के 49 जो क्षेत्र है वो रामसर साइट के रूप में क्या हुए, चिन्हित हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है गुजरात का जो अभ्यारण्य है उसका नाम है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। खिजाड़िया जो बर्ड सेंचुरी है इसे जो है वो रामसर साइट का दर्जा दिया गया। दूसरा जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इससे नई जो है वो रामसर साइट का क्या गया, दर्जा दिया। यानी हम कहते हैं इससे पहले 47 में जो आर्द्रभूमि थी वो हैदरपुर वेटलैंड थी, यूपी की हैदरपुर वेटलैंड जो है वो राज्य की यानी देश की 47वीं थी। 48 में हम कहें गुजरात का खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी पार्क, और 49वां जो है वो उत्तर प्रदेश की बरखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राज्य का या देश का 49वां क्या है, आर्द्रभूमि या रामसर साइट मानी जाती है। और रामसर जो है वो ईरान का महत्वपूर्ण स्थान है और हम कहते हैं 2 फरवरी को आर्द्र दिवस या आर्द्रभूमि दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो वर्तमान में अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारत के कितने जो है वो आर्द्रभूमि है, तो हम कहेंगे 49, यानी 49 जो है वो आर्द्रभूमि है। इससे पहले 47 थी। 2022 को भारत की जो है वो 2 साइट जो है उसे क्या किया गया है, आर्द्रभूमि में चिन्हित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 कौन से 2 राज्यों को दिया जाएगा। दोस्तों कौन से 2 राज्य, पहला ऑप्शन है गुजरात और सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान और गोवा, तीसरा है मणिपुर और पंजाब, और चौथा है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और कब मनाई जाती है, हम कहते हैं 23
जनवरी को क्या की जाती है, सुभाष जयंती मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस जो जयंती है वो मनाई जाती है। और इस बार जो है वो दिल्ली के इंडिया गेट के सम्मुख जब सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा का शिलान्यास कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ये जो पुरस्कार है ये देने की घोषणा की है। और 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है वो गुजरात व सिक्किम के आपदा प्रबंधन जो है उसे देने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। यानी कहने का अर्थ ये है, इसमें गुजरात के आपदा प्रबंधन, गुजरात के आपदा प्रबंधन व सिक्किम के जो आपदा प्रबंधन है उसे 2022 का सुभाष चंद्र बोस जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की क्या की गई, घोषणा की गई। और सिक्किम के जो आपदा प्रबंधन है इनके जो उपाध्यक्ष है वो है आनंद शर्मा। और ये जो आनंद शर्मा है इन्हें आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिलेगा, सिक्किम के आपदा प्रबंधन। और एक जो है वो गुजरात का आपदा प्रबंधन जो क्षेत्र है उसे क्या मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा। पहली ही बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये जो पुरस्कार है ये दिए जा रहे हैं। और हम भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी कोई जो पुरस्कार है वो देना क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भारतीय सेना द्वारा किस देश के खिलाफ किए गए अभियान का नाम है। यानी दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो है वो किसके लिए। और इस प्रकार के जो एग्जाम है ऑपरेशन जो है वो एक जो पर्सन है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे सामने ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है नेपाल और चौथा है बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा चीन। कौन सा होगा, चीन के साथ। आप सबको पता है लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के मध्य उस पेनांग झील को लेकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा था। कौन सी झील है, पेनांग झील। और ये जो पेनांग झील है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो विश्व के सबसे ऊंचे भौगोलिक क्षेत्रों में क्या क्या गिना जाता है। और चीन इस पर जो है अपना दावा जो है वो करता है। लेकिन आप सबको पता है कि सामरिक दृष्टि से ये जो पेनांग झील है ये भारत में। और आप लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। 3 इडियट्स फिल्म जो है उसमें आमिर खान एंडिंग में जो ड्रोन उड़ा रहा होता है वो कौन सी झील के किनारे उड़ा रहे होते हैं, लद्दाख में पेनांग झील के किनारे उड़ा रहे। और जैसे ही ये द्वंद्व युद्ध हुआ था भारतीय और चीनी सेना के मध्य, तो ये पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चर्चा और परिचर्चा का विषय रहा। और उसके बाद में भारतीय सेना ने यहाँ पर चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो है वो क्या किया था, प्रारंभ किया था। दोस्तों एक चीज हमें और याद रखनी है कि भारत जो है भारत में मुख्य रूप से जब हम चर्चा करते हैं कि भारत का जो सबसे ऊंचा जो भौगोलिक प्रदेश है वो कौन सा है, लेह लद्दाख, जहाँ पे माइनस में क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। वो भी कहाँ पे, भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश है वो लद्दाख में अवस्थित है। दोस्तों दूसरा आप सबको पता है कि ऑपरेशन शरद हवा जो है ये भारतीय बीएसएफ द्वारा जो हमारी पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा, उसके साथ की जाने वाली जो प्रमुख ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या है, शरद हवा है। दूसरा दोस्तों ऑपरेशन रक्षक है जो जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन रक्षक है जो J&K में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए जो है ये प्रारंभ किया गया था। और आप सबको पता है ऑपरेशन रक्षक के बाद में दोस्तों जम्मू कश्मीर में 200 से कम जो है वो टेररिस्ट बचे हैं, यानी आतंकवादी बचे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए, ऑपरेशन शरद हुआ भारतीय बीएसएफ द्वारा कहाँ पे, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रारंभ की जाती है। और हम कहते हैं लद्दाख में, या हम कहते हैं भारतीय और चीनी सीमा पर जो है वो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो वो क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों,
नॉर्डिक क्लिकर बोर्ड्स जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है वो किस देश की है? यानी कहने का अर्थ ये है एक नाव है और उसका नाम जो है वह नॉर्डिक क्लिकर है। दोस्तों ये जो नाव है ये किस देश का है जिसे यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में क्या किया, शामिल किया? पहला ऑप्शन पेरू। और आप सबको पता है पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है। उत्तरी यूरोप यानी पूरा का पूरा उत्तरी यूरोप जो है जिसमें ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड वाला जो भौगोलिक प्रदेश है, जर्मनी वाला भौगोलिक प्रदेश उत्तरी यूरोप। दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका में हम बात करते हैं दक्षिणी जो भाग है दक्षिण अफ्रीका, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो उत्तरी यूरोप होगा। यानी उत्तरी यूरोप में एक लकड़ी की नाव बनाई जाती है, लकड़ी की नाव। और ये लकड़ी की जो नाव है ये प्राचीन समय से ही ये जो लकड़ी की नाव है हम कहते हैं उपनिवेश काल से ही ये लकड़ी की जो नाव है यहाँ की व्यापारिक व सामरिक यानी युद्ध के में ये जो नाव है ये काम आती थी। यानी हम कहते हैं उपनिवेश काल, जब यूरोप के जो देश है उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना राज स्थापित किया था, अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो किस नाव का प्रयोग किया था? तो हम कहते हैं नॉर्डिक क्लिकर। और इसी नाव का प्रयोग करके उत्तरी यूरोप के जो देश है वो यूरोप से विभिन्न महाद्वीपों के माध्यम से यानी विभिन्न सागरों के माध्यम से विभिन्न महाद्वीपों में पहुंचे और इसलिए इस लकड़ी की नाव को यूनेस्को ने संरक्षण प्रदान किया गया। तो हम कहते हैं उत्तरी यूरोप की जो नाव है नॉर्डिक क्लिकर ये वर्तमान में विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नावों में क्या रखता है, अपना स्थान रखते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। प्रदेश के किस जैविक उद्यान में म्यूजियम व आर्ट गैलरी की बनाई जाएगी? यानी कहने का अर्थ है राजस्थान में कौन सा ऐसा अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी है जो है म्यूजियम व आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? तो पहला ऑप्शन है माचिया सफारी पार्क जोधपुर, दूसरा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, तीसरा केवलादेव घाना पक्षी विहार सवाई माधोपुर और चौथा है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा माचिया सफारी पार्क। और माचिया सफारी जो पार्क है वो कहाँ पे है? जोधपुर, जहाँ पे म्यूजियम व आर्ट गैलरी क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। दोस्तों ये जो माचिया सफारी जो पार्क है ये कृष्णमृग जो अभ्यारण्य है, कृष्णमृग जो है उनके लिए प्रसिद्ध है, यानी काले हिरणों के लिए ये जो अभ्यारण्य है ये प्रसिद्ध है। और इसलिए राज्य सरकार ने क्या किया है, इसमें म्यूजियम व आर्ट गैलरी बनाई थी। और ये जो म्यूजियम जो है दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा ताकि विदेशी और स्वदेशी जो लोग हैं वो आसानी से जो है वो इसका क्या कर सके, अध्ययन कर सके। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। और आप सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिले में अवस्थित। दूसरी इसकी विशेषता याद रखना कि ये जो अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पे राज्य जो पक्षी है गोडावण वो यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा केवलादेव घाना पक्षी विहार सवाई माधोपुर। और आप सबको पता है कि विदेशी जो पक्षी हैं उनके लिए केवलादेव घाना पक्षी विहार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन सारस है। और आप सबको पता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव शामिल है। और राजस्थान की आर्द्र भूमि में भी ये जो क्षेत्र है ये क्या रखता है, स्थान रखता है। राजस्थान में दो आर्द्र भूमियां हैं, एक सांबर झील है और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। दूसरा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो है दोस्तों ये राज्य का पहला जैविक अभ्यारण्य है। राज्य का पहला जैविक अभ्यारण्य कहाँ पे? उदयपुर में। तो ये जो बातें हैं ये हमें क्या करनी है, याद रखनी। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, किस भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? यानी किस भारतीय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वह है इकबाल सिंह लालपुरा, दूसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू, चौथा अनंत नागेश्वरन और के विजय राघवन। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो होगा वो होगा इकबाल सिंह लालपुरा जो है इसको जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों दूसरी याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उसे क्या बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो CAG
का जो मुख्य है वो किसे बनाया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है वो किसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। अनंत नागेश्वरन जो है दोस्तों, अभी कल ही आर्थिक बजट पेश हुआ और आर्थिक सलाहकार जो है वो किसे बनाया गया है? नागेश्वरन को बनाया गया। और के विजय राघवन जो है वो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान जो संगठन है, यह हम कहते हैं कि के विजय राघवन जो है इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें वैज्ञानिक सलाहकार क्या किया गया? बनाया गया। क्या बनाया गया? वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो क्या किया गया? बनाया गया। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।